ठीक है जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने जितनी लर्निंग की है साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिपीट करते जाएंगे कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन में हमने देखा था कि ये इस तरह के टैग्स हैं कि एक पूरी विड्थ कंटेन कर लेते हैं। एक की सिर्फ उतनी विड्थ रहेगी, वो इतना ही साइज कंटेन करेंगे जितना उनका एलिमेंट के अंदर जो भी उनका डाटा होगा। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट होगा, इमेज है तो इमेज की हाइट विड्थ देखेंगे, जो भी उसमें होगा तो उसके साइज के हिसाब से वो अपना साइज कंटेन करेगा। अब इसको चेक करने के लिए इस चीज को हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट होता है जो एलिमेंट या टैग्स के ऊपर लगता है। तो हम सिंपल ये करेंगे कि टैग्स को इस्तेमाल करेंगे, उन पे बॉर्डर लगाएंगे और चेक करेंगे कि उसकी बॉर्डर की विड्थ कितनी है। अगर तो उस विड्थ ने पूरी स्क्रीन साइज को कवर किया हुआ तो इसका मतलब है कि वो ब्लॉक लेवल है। मतलब आपको याद रखने की भी नहीं ज़रूरत कि इतने ज़्यादा टैग्स हैं, उनमें से आप उनको मेमोराइज करें कि ब्लॉक लेवल के कौन से हैं, इनलाइन कौन से हैं। आप सिंपल आप टैग को यूज़ करें, उस पर एक बॉर्डर लगाएं, आपको फौरी पता चल जाएगा वो इनलाइन है या फिर ब्लॉक लेवल है। तो मेरे पास फाइल क्रिएट है जो कि आपकी जो फिजिकल क्लासेस हैं उनको काम करवाते हुए बनाई थी। तो हम उसी को रीयूज करेंगे, कोड को समझेंगे और उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, आपको अपने कोड्स को हम अनकमेंट करते जाएंगे और साथ साथ देखते जाएंगे ताकि मैं चीज़ों को बार बार ना लिख सकूं। सर जी, शॉर्टकट की भी होती है ना कि जो दबाओ तो खुद ही सारा कोड लिखा हुआ आता है सर। लिखा आ जाता है। जी सर। हाँ, वो ना कुछ एक्सटेंशंस होती हैं विजुअल स्टूडियो में। कुछ विजुअल स्टूडियो भी आपको सपोर्ट करता है चीज़ें, कुछ आपको एक्सटेंशंस अलग से करनी पड़ती हैं। तो मैंने फिलहाल कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं की हुई। यस सर। कुछ बिल्डिंग चीज़ें भी होती हैं, जैसे स्क्रिप्ट का टैग है जो उसको लिखने के लिए SRC में, तो स्क्रिप्ट डॉट SRC करेंगे तो वो एंटर दबाएंगे या टैब दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह का सीन होता है। बाकी कुछ उसके अलावा लाइब्रेरीज भी होती हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है ये बिल्कुल मेरे, आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये फाइल का फोल्डर है, ये सर्च का फोल्डर है, उसके बाद ये गिट हब का सोर्स कंट्रोल है, फिर उसके बाद रन एंड डीबग का है। जो सेकंड लास्ट है ना वो एक्सटेंशन है। इसको जब हम क्लिक करेंगे ना, उधर मल्टीपल एक्सटेंशन होती हैं, आप कोई भी लिखें जो आपको चाहिए, रेलिवेंट उसका नाम लिखें, वो सिंपल यहाँ से इंस्टॉल करें तो वो एम्बेड हो जाती है आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो उसकी जो भी फिर रिक्वायरमेंट होती है या जिस मकसद के लिए वो बनी है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सीन होता है। तो सारी एक्सटेंशन यहीं से आप इंस्टॉल कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो के लिए। वो मैं ज़रा कमेंट कर दूं ताकि चीज़ें क्लियर रहें और हमें कोई मसला ना आए। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। हम अपनी विजुअलाइजेशन देखेंगे जो कि अभी तक हमने गो लाइव नहीं गए हुए। मैं इस तरह भी जा सकता हूँ और इस फाइल को डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। तो पीपल, ये जो बंदे बार बार निकल जाते हैं आ जाते हैं, पता नहीं क्या इशू है। देखेंगे कि अब हमारे पेज की रिप्रेजेंटेशन किस तरह की है अभी तक। बोले जी, ये जो हमारा प्रीवियस वर्क था, हमने हेडिंग के टैग्स देखे थे, पी का टैग देखा था, उसके बाद लिंक का टैग बनाया हुआ था हमने। तो देन ये देखें, इसका पहले कोड समझते हैं हम। ये ब्लॉक लेवल टैग को कमेंट कर दिया हमने, तो यहाँ से अब हमारा कोड है जो वो ब्लॉक लेवल का स्टार्ट होगा। तो हम साथ साथ चीज़ों को अनकमेंट करेंगे और देखते जाएंगे। तो अभी के लिए देखें, हमने देखा था कि पी का और जो डी डिप का टैग है वो ब्लॉक लेवल उसका स्कोप होता है, वो पूरी बिट्स कंटेन करता है अपनी स्क्रीन की। तो इसको चेक करने के लिए
एक तो मैंने लिख दिया इसमें टेक्स्ट के दिस इज अ फर्स्ट ब्लॉक लेवल टैग, और इसमें आप देखें कि ब्लॉक में स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल हुआ है, ये बेसिकली बोल्ड करता है टेक्स्ट को। और एक आई का टैग यूज हुआ है, ये आपको इटैलिक फॉर्म में थोड़ा सा वो जो टिल्ड होता है या टेढ़ा होता है आपका टेक्स्ट उसमें कन्वर्ट कर देता है। ये बेसिकली जो क्लास आपकी को मैं समझा रहा था वो समझा ये रहा था कि हमने जब जितना भी कोड करना है ना अपना HTML का, हमने हमेशा कोशिश करनी है कि मैक्सिमम या 100% आप कहें कि हमने सिमेंटिक्स टैग यूज करने हैं। तो यही डिफरेंस मैं उनको बता रहा था कि मैंने ब्लॉक लेवल को जो ब्लॉक का मेरा वर्ड है मैंने उसके लिए स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया है जो कि सिमेंटिक टैग है। इसका मतलब ये है कि ये मेरे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। और ये सेम काम मैं अपने बी का टैग लगा के भी कर सकता हूँ। इसी तरह आई का टैग है, ये सिमेंटिक्स को फॉलो नहीं कर रहा, ये इटैलिक कर देगा। जबकि सिमेंटिक टैग इसके लिए होता है EM, EM स्टैंड्स फॉर एम्फसाइज। तो ये डिफरेंस था। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया, उसमें टेक्स्ट लिखा दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक लेवल टैग, और उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट को मैंने इंक्लूड किया। और उसमें मैंने जो डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज है उसमें मैंने क्या किया, उस प्रॉपर्टीज में एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी है उसको मैंने लिखा, और उसको मैंने वैल्यूज पास कर दी। कॉलन के लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टी नेम होता है और कॉलन के राइट साइड पे प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होती हैं जो हमने सेट करनी होती हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल इस पैराग्राफ को एक बॉर्डर दिया और उसकी वैल्यूज पास कर दी कि वो बॉर्डर 1 पिक्सल होगा, मतलब उसकी जो मोटाई होगी वो 1 पिक्सल की होगी। और वो सॉलिड होगा, सॉलिड से मुराद उसमें कोई ब्रेक पॉइंट्स नहीं होंगे। हम इसको डॉटेड भी कर सकते हैं, वो कुछ वैल्यूज भी देखते हैं। और मैंने साथ उसको कलर असाइन कर दिया, कलर मैंने दे दिया है रेड। तो अभी तक आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये इस तरह से शो होगा। इसको मैं ज़रा साइड पे करूँ तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ अ ब्लॉक लेवल टैग, जो कि टेक्स्ट की जो विड्थ है वो सिर्फ इतनी है जितनी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, पर जब मैंने बॉर्डर लगाया तो बॉर्डर पूरी स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये एक ब्लॉक लेवल टैग है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, हमने सेकंड चीज़ ये पढ़ी थी कि ब्लॉक लेवल टैग के बाद अगर कोई ब्लॉक लेवल टैग आता है तो वो हमेशा न्यू लाइन पे जाएगा। तो हमने एक और पैराग्राफ बनाया, इस बार उसको कोई आ, हमने बॉर्डर वगैरह नहीं दिया। मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि ये उसी लाइन में इसकी विजुअलाइजेशन होगी या न्यू लाइन में, या इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके साथ भी हो जाएगी। मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, इसमें मैं बॉर्डर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं बॉर्डर देता हूँ 3 पिक्सल का, इसकी मोटाई मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अब मैं सॉलिड की जगह यूज़ करता हूँ डॉटेड। ये भी एक न्यू रिप्रेजेंटेशन है उसकी, और इसकी जगह मैं कलर इसका इस केस में कर देता हूँ ब्लू। कंट्रोल सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगा, देखते हैं कि क्या चेंजिंग आई है। तो लें जी, ये भी देखें कि न्यू लाइन में ही आया है अगला ब्लॉक लेवल। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी। और इसका जो स्टाइल है बॉर्डर का वो देखिए, हमने डॉटेड सेलेक्ट किया था तो वो डॉट है। देन हम इनलाइन टैग को अनकमेंट करेंगे। इसमें भी हम एक इनलाइन टैग बनाएंगे और दूसरा इनलाइन टैग बनाएंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि ये उतनी ही विड्थ लेगा जितनी टेक्स्ट की विड्थ होती है। ठीक है। तो मैं इसके टेक्स्ट को ज़रा स्मॉल करूंगा ताकि हमें डिफरेंस भी नजर आए। अभी हमारे इनलाइन के टैग में जो टेक्स्ट है उसके लिए मैंने जो टैग यूज़ किया वो स्पैन का है, और उसमें जो टेक्स्ट है वो है जी दिस इज़ अ फर्स्ट इनलाइन टैग। उसमें बॉर्डर यूज़ हुआ है, बॉर्डर 4 पिक्सल का है और वो डॉटेड है। और ब्लू की जगह हम कर देंगे इसको येलो ताकि कलर डिफरेंट हो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर पे जाके हमने रिफ्रेश किया तो ये देखें जी, येलो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ग्रीन करते हैं, आंखों में चुभ रहा है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश किया तो ये देखें ये जी ग्रीन। तो इनलाइन टैग ने पूरी विड्थ आपकी कंज्यूम नहीं की, उसने सिर्फ उतनी ही विड्थ ली जितना टेक्स्ट है। तो उसको मैं फिर से चेक करने के लिए मैं अपने टेक्स्ट को बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ माई नेम इज
अच्छा साहब, सेव किया, ब्राउजर पर जाकर रिफ्रेश किया, तो देखें जैसे ही मेरे टेक्स्ट का साइज बढ़ा, मेरे इनलाइन का जो स्कोप है या जो उसकी जो विड्थ था वो भी इंक्रीज कर रही है इस हिसाब से। तो अब मैं अनकमेंट करता हूँ एक, अगेन फिर से एक स्पैन को जिसमें लिखा हुआ है जी, दिस इज द सेकंड इनलाइन टैग एंड माय नेम इज उमर। अब ये देखेंगे कि ये न्यू लाइन में जाता है, ये जो स्पैन का या इनलाइन का टैग है या ये उसी लाइन में आता है। कंट्रोल सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें तो हमने यही पढ़ा था कि इनलाइन के टैग के बाद अगर कोई इनलाइन का टैग आता है तो वो उसी लाइन में आएगा, उस विड्थ से कंटिन्यू करेगा जहाँ पुराना इनलाइन खत्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अपने टेबल्स पे आते हैं। टेबल्स के लिए हमने स्लाइड्स पे जाते हैं, एक बार देखते हैं उसको। टेबल के लिए हमने देखा है कि टेबल का मेन टैग है, उसमें टी आर का टैग, टेबल रो का टैग, टेबल हेडिंग का टैग और टेबल डाटा का टैग यूज होता है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मैं अनकमेंट करता हूँ अपने कोड को और साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले देखें जी कि ये टेबल का टैग है जो स्टार्ट हुआ है, और टेबल का टैग ही एंड हुआ है। उसमें हम टी आर की टैग रोज बनाएंगे, और रोज में हम अपने टेबल डाटास को, टेबल हेडिंग डिफाइन करेंगे। और हमने एक चीज़ सीखी थी कि मैं इस टेबल को नाम भी दे सकता हूँ कैप्शन का। अभी इसको हम मैंने कमेंट कर दिया ताकि हम इसका डिफरेंस साथ साथ देखें। तो हम ना इसकी स्टाइलिंग भी हम करेंगे साथ साथ, वो भी मैं अभी ख़त्म करता हूँ ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ एक सिंपल टेबल का टैग है, जितना सिंटेक्स हमने देखा था उसमें फर्स्ट रो है, रो में हेडिंग्स एंड नेम एज जेंडर। उसके बाद सेकंड रो है, उसमें मैंने कुछ डाटा पॉपुलेट कर दिया, उम्र 20 मेल। उसके बाद नेक्स्ट रो है, उसमें लिख दिया जी आयशा, उसकी एज 18 है, वो फीमेल है। और नेक्स्ट रो में अली आ गया, अली 22 ईयर ओल्ड एंड ही इज़ अ मेल। तो इसको अभी हम कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर पर जाके इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरह की है अभी तक। तो ये देखें, ये इस तरह से आपको डाटा शो हो रहा है। अभी इसमें कोई बॉर्डर शोल्डर नहीं लगे, ये टेबल के लेआउट में आ चुका है आपका डाटा। और देखें जो मेरा टी एच में वैल्यू थी ना वो बोल्ड है बाय डिफॉल्ट, उसको पता है कि ये टेबल हेडिंग है। तो अब हम इसको बॉर्डर दे के देखते हैं। तो स्टाइलिंग करनी है तो हमें स्टाइल का टैग यूज करना पड़ेगा। मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर हम देते हैं इसको 1 पिक्सल, सॉलिड देता हूँ। इस बार मैं इसको कलर नहीं दूंगा, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो ये देखें, इसको आउटसाइड द जो कह लें हमारी वैल्यूज है, एक बॉर्डर कंटेन हो चुका है। तो हम इसकी टेबल की हमने पढ़ा था कि विड्थ की और हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी काम करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ देता हूँ। अच्छा, मल्टीपल यूनिट्स आप दे सकते हैं। हर काम को करने के लिए ना कोई एक स्टैंडर्ड होता है कि आप चीज़ों को मेजर करेंगे। केक है वो पाउंड में ही मेजर होता है, वेट है वो केजी में मेजर हो सकता है, ग्राम में मेजर हो सकता है। तो जब हम HTML की बात करते हैं ना, तो इसमें भी ये जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई ना कोई यूनिट दे रहे हैं। तो जैसे अभी बॉर्डर में मैंने इस्तेमाल किया था 1 पिक्सल, इस तरह और बहुत से यूनिट्स होते हैं जिनमें हम वैल्यूज पास कर सकते हैं। हम इन चीज़ में भी अब ये मैंने देखे विड्थ में मुझे ना सजेशंस भी आ रही हैं कि 0% लिखा है, मैं परसेंटेज में भी वैल्यूज दे सकता हूँ। एक ये कैप है, एक CH है, CM स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं कि इसमें हम वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने सिर्फ इवन कि हम कैलकुलेट करके भी उसको मैथमेटिक कोई चीज़ लगा के भी विड्थ या हाइट असाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली प्रैक्टिस में पिक्सल्स, परसेंटेज, REM एक यूनिट होता है, और एक VW यूनिट होता है, स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट। तो ये यूनिट्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। हर यूनिट्स के प्रोज एंड कॉन्स हैं, कई सम केसेस में आपको बाउंड होना पड़ जाता है कि आप अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करने के लिए किस यूनिट्स को इस्तेमाल करें। तो अभी तक के लिए यही कि मल्टीपल यूनिट्स हैं आप जो टैग्स की प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको विड्थ देता हूँ 20%, मतलब ये मेरा जो टेबल है वो 20% वो उसकी चौड़ाई हो जाए स्क्रीन के लिहाज से। तो कंट्रोल एस करते हैं, सेव करता हूँ, तो ये देखें 20% थोड़ा सा फर्क पड़ा है। मैं इसको ना थोड़ा सा मजीद बढ़ाता हूँ, 30% करके कंट्रोल सेव करता हूँ। तो ये देखें, ये मजीद खुल गया। अब इसको 50% करते हैं कि मेरी विड्थ है जो वो 50% हो जाए। तो उसने 50% के हिसाब से चीज़ों को स्पैन कर दिया। इसको 30 ही कर देते हैं। ठीक है। इस तरह मैं इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ हाइट इसकी 30% ले जाओ। हाइट भी इसकी 30% रखते हैं, क्योंकि टेबल काइंड ऑफ एक स्केयर होता है। रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, हमने सिर्फ देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, ये खास फर्क नहीं पड़ा, तो मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा के देखता हूँ। अब हाइट हम क्या करते हैं इसकी ना, पिक्सल में देते हैं। मैं करता हूँ 50 पिक्सल वैल्यू देता हूँ इसको। सेव करता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। स्टिल इसको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 50 पिक्सल्स कम है और इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो 50 पिक्सल से ज़्यादा है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा इसको। तो मैं यहाँ पे 200 पिक्सल दे के देखता हूँ कि इसकी हाइट इंक्रीज होती है। अब देखें ये इंक्रीज हो गया। पहले इसलिए नहीं हुई थी कि लेट्स सपोज अगर उसकी 100 पिक्सल हाइट पहले ही है, तो मैं उसको कह रहा हूँ 50 पिक्सल कर दो, तो वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, ज़्यादा तो कर देगा। तो इस तरह से हम इसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल करते हैं। अब हम इसको कैप्शन को अनकमेंट करते हैं कि मतलब ये एक पर्सन का टेबल है, मैंने लिखा था, और कैप्शन टेबल के अंदर ही लिखा जाएगा, टेबल से बाहर नहीं है। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और देखता हूँ ये क्या सीन है। तो ये देखें, इस तरह हम टेबल की हेडिंग भी दे सकते हैं। और अगर हम चाहें, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि हम एक स्क्वायर के जो कॉर्नर है, बॉर्डर ये ना, इसके कॉर्नर्स को राउंड कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है बॉर्डर रेडियस की। बॉर्डर रेडियस को यूज किया, मैं कहता हूँ जी 4 पिक्सल है ना जो, बॉर्डर रेडियस लगा दो। सेव किया, तो ये देखें ये थोड़े से ना राउंड हो गए हैं। हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हों। 10 पिक्सल कर दिया, सेव करता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें आप बॉर्डर्स के जो कॉर्नर्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से बेशुमार स्टाइलिंग आप कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के लिहाज से, कि जो भी आपका रिक्वायर्ड है, टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आपने अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। अनऑर्डर लिस्ट को हम कमेंट करते हैं, इसकी विजुअलाइजेशन देखते हैं किस तरह की है, और इसमें एक स्टाइलिंग लगी हुई है। और स्टाइलिंग में एक एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, लिस्ट स्टाइल टाइप का। अभी के लिए मैं इसको ख़त्म करूंगा, इसको हम बाद में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। कंट्रोल सेव किया और मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, और ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने यही पढ़ा था कि बुलेट्स, ब्लैक बुलेट्स आ जाते हैं, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब हम इसके सिंबल्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो उन सिंबल्स को चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ये लिस्ट स्टाइल टाइप की यूज़ होती है। हम इनको इसको दोबारा से टाइप करते हैं ताकि हमें इसकी वैल्यूज की सजेशंस भी आए। लिस्ट स्टाइल टाइप जैसे मैंने किया, तो ये देखें सर्कल में ये अभी है। आप इसको डेसिमल भी ले में भी लिख शो करवा सकते हैं। जॉर्जियन भी है, लोअर अल्फा, लोअर डी, ये सारी वैल्यूज हैं। स्क्वायर यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं, अपर अल्फा। तो इसकी जगह कुछ भी है, तो मैं डेसिमल यूज करके देखता हूँ वो क्या करता है। सेव करता हूँ। डेसिमल में ये जी अनऑर्डर लिस्ट को इसने जी ऑर्डर भी बना दिया है। डेसिमल को ख़त्म करता हूँ, कोई और वैल्यू देखते हैं। और स्केयर यूज़ करके देखते हैं स्केयर कैसा है। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब वो सर्कल की जगह स्केयर हो गया। तो आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम अपने ऑर्डर्ड लिस्ट के जो
कोड है उसको अनकमेंट करते हैं उसमें और अनऑर्डर में सिर्फ फर्क ओ एल और यू एल का है। और इसमें ज़रा टाइप को मैं ख़त्म करूँगा अभी। टाइप बेसिकली एट्रीब्यूट है, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप यूज हुआ है ना, उसकी स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए या वे ऑफ विजुअलाइजेशन को। तो ऑर्डर लिस्ट में टाइप का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो अभी इसको एम्प्टी रख के चेक करते हैं कि बाय डिफॉल्ट टाइप किस तरह का नजर आता है। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कि डेसिमल वैल्यूज आती हैं उसकी 1 2 3। तो टाइप को मैं फिर से टाइप करता हूँ ताकि हमें ऑटो सजेशंस आए और हमें। तो ये देखें जी, हम वन भी कर सकते हैं, कैपिटल ए भी, स्मॉल ए। उसके बाद हम इसको बोलते हैं रोमन जो लिटरल्स होते हैं, कैपिटल सिंगल आई, डबल आई, स्मॉल आई। ये 6 किस्म की आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। मैं स्मॉल ए के साथ जाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए 1 2 3 की जगह जो ऑर्डर लिस्ट है हमारी वो ABC में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है जी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। उसमें हमने सीखा था कि जी DL का मेन टैग होता है, उसमें DT और डी डी के टैग यूज होंगे। मैं इनमें स्पेसिंग देता हूँ थोड़ी सी ताकि आपको पता चले। ये है बेसिकली DL के टैग में आपकी जो मेन हेडिंग रहेगी वो DT के टैग की होगी, और उसमें जो उसका डाटा रहेगा वो DD में आएगा। मैंने क्या किया जी, DT में वीवो सेट करवा दिया। उसमें बता दिया उसका मॉडल है जी वो 21E है और जेट ब्लैक है। उसके बाद आईफोन की सेकंड हेडिंग, उसके बाद आईफोन का नाम है जो 7 है, और कलर उसका हमने वनीला एग्जाम्पल के तौर पे कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो ये देखें, ये जी जो नफीसा आपका क्वेश्चन था कि नेस्टेड लिस्ट, तो आप ये देखेंगे कि वीवो आईफोन भी एक लिस्ट है जो एक अपनी स्पेसिंग को फॉलो कर रही है, वो अपनी स्पेसिंग में रह रही है। और उसके बाद देखें स्पेसिफिक स्पेस क्रिएट होके टैब हम इसको बोल सकते हैं। तो उसकी वो प्रॉपर लिस्ट है कि हमें पता चल रहा है कि ये अच्छा जी वीवो के नीचे जो चीज़ें आ रही हैं ये भी इसकी लिस्टिंग ही है काइंड ऑफ। जी जी कोड भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। मैं लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी शेयर हो जाएंगे और आपको ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगे। अभी सिर्फ आप चीज़ों को समझें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे क्योंकि मुश्किल है कि, बट ये है कि इसको साथ साथ चीज़ों को देखें। जिसने भी कोई लड़की थी, अब मुझे नाम नहीं याद, क्वेश्चन पूछा था नेशनल लिस्ट में क्या फ़र्क है, तो आई होप सो उसको अच्छा सितारा आप थी, ठीक है। तो ये देखें ये नेस्टेड लिस्ट टाइप चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है। उसको ओपन करता हूँ मैं। ठीक है जी, इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, कुछ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में देखेंगे कि HTML में रहते हुए हम अपनी चीज़ों को कितना रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कितनी फंक्शनैलिटी HTML हमें प्रोवाइड करता है। और हम HTML फॉर्म्स देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हम HTML में एक फॉर्म क्रिएट करें, जिसमें बेसिकली हम फॉर्म क्रिएशन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप यूज़र से इनपुट लेते हैं और उस डाटा को स्टोर करते हैं और आपने उसको यूज़ करते हैं। तो 10 मिनट की वार्निंग आ गई है। हमारी जो मीटिंग है वो 10 मिनट तक ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम फिर न्यू लेक्चर देंगे। लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा नया, ठीक है। तो स्टार्ट हम करेंगे HTML फॉर्म से। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को ना हम बाद में देखते हैं। तो फॉर्म से मेन आइडिया ये है कि जिस तरह हमने देखा कि अगर हमने टेबल क्रिएट करना है तो उसका एक मेन टैग होता है, वो टेबल का ही टैग है उसके अंदर।
मल्टीपल डिफरेंट टैग्स आप यूज़ करते हैं उसको टेबल की फॉर्म देने के लिए, रो इनटू कॉलम बनाने के लिए। तो इसी तरह एक फॉर्म का टैग होता है। अगर आपने फॉर्म क्रिएट करना है तो आप फॉर्म का मेन टैग होगा, उसके अंदर उसके डिफरेंट टैग्स यूज़ होंगे, एलिमेंट्स यूज़ होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे फॉर्म की शेप देने के लिए। तो ये कुछ एलिमेंट्स हमने लिखे हैं कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है आपके फॉर्म के टैग्स के अंदर, उसको हम इनपुट एलिमेंट बोलते हैं। और वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। वो टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, वो रेडियो टाइप का हो सकता है। रेडियो टाइप मीन्स आपने कभी ऑनलाइन एमसीक्यूज जब दिए हैं तो आपको ऑप्शंस मिलती हैं कि आप इनमें से 3 से 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो आप एट अ टाइम एक ही ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो वो काइंड ऑफ रेडियो सबमिशंस होती हैं। इसी तरह चेकबॉक्स होता है, ये स्केयर की तरह होते हैं, रेडियो ही की तरह होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि रेडियो एट अ टाइम एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट चेक बॉक्स में आप मोर देन वन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। और जब आप इन चीज़ों को ले लेते हैं, डाटा लेने के बाद आपने ओबियसली उनको कहीं ना कहीं सबमिट करना होता है। तो उसके लिए आप सबमिट का इनपुट टाइप यूज़ करते हैं, या आप अपना बटन भी बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, फॉर्म का टैग है, उसमें 3 तरह के टैग आपको नजर आएंगे। एक लेबल का टैग है। लेबल काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन होती है कि आपकी जो इनपुट फील्ड है वो उसकी टाइप क्या है, ताकि यूज़र को आसानी हो ये समझने में कि आपने फील्ड किस मकसद के लिए बनाई है। जैसे आप साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो वहाँ पे आपको नज़र आता है कि यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम एंटर करें, टेक्स्ट फील्ड्स के साथ लिखा होता है ये आपका पासवर्ड है, एंड देन सबमिट का जो बटन होता है उस पर साइन अप लिखा होता है, या जो भी एक रीजनेबल मीनिंग उसका होता है, उसका नाम होता है। तो वो हमारी आसानी के लिए होता है। इसीलिए हर इनपुट को आप कोई ना कोई लेबल असाइन करेंगे। और बीआर का टैग यूज हो रहा है, वो सिंपल ये कर रहा है कि उसको न्यू लाइन क्रिएट कर देता है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं। इनपुट में हम टाइप में बता देंगे कि इसकी टाइप क्या है, इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है। और नेम का जो एट्रीब्यूट है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है इनपुट के लिए। और जो आईडी होती है, आईडी का ताल्लुक बेसिकली होता है लेबल के साथ। लेबल में एक फोर का टैग है, फोर का एट्रीब्यूट है, और इनपुट में आईडी का एट्रीब्यूट है। बेसिकली ये दोनों लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को। इससे होता ये है कि इनकी वैल्यू सेम है। एफ नेम अगर आप देखेंगे ना दोनों में, इससे ये ट्रैक रहता है डेवलपर को भी, और आपका जो ब्राउज़र है जो आपकी कोड को एग्जीक्यूट करता है उसको समझ आ जाती है कि किस लेबल का ताल्लुक किस इनपुट के साथ है। देन हम सेम वही चीज़ है लास्ट वाली, बस इसमें एक बटन ऐड किया हुआ है मैंने जिसकी टाइप सबमिट है, ताकि मैं इस फॉर्म के रिस्पॉन्स को कहीं ना कहीं सेव कर सकूं। देन ये डिफरेंट चीज़ है। अभी हम ना फॉर्म के कोड को देखते हैं इतने। ठीक है जी, ये जो अभी आपको इतना स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने सिंपल क्या किया है, एक लेबल लिखा, लेबल में मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद एक इनपुट आ गई, इनपुट की टाइप हमने टेक्स्ट रखी हुई है, न्यू लाइन क्रिएट की, और इसमें बटन आ गया। बटन में एक टाइप है जो कि सबमिट किया, और एक ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। ये बेसिकली एक इवेंट हैंडलर है। इसका मतलब ये है कि ये जब बटन मेरा क्लिक होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए। तो अभी तक इसमें कुछ वैल्यूज आपको लिखी नजर आ रही है, वो है जी हैंडल डाटा। ये क्या चीज़ है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं सेव करता हूँ, अभी तक हम देखते हैं कि हमारा
ब्राउज़र इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की करवाता है। तो ये देखें जी, फर्स्ट नेम, उसके साथ एक इनपुट फील्ड नज़र आ गया आपको, उसके बाद सबमिट। ठीक है। अच्छा, ऑन क्लिक में जो चीज़ लिखी नज़र आ रही है ना आपको, हैंडल डाटा, ये बेसिकली ना जावास्क्रिप्ट का कोड है। होता ये है कि आप इनपुट सबमिट करके भी लिख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ सबमिशन के लिए ना बटन यूज़ किया है। जबकि मैं बटन की बजाय मैं ये कोड भी लिख सकता था। मैं एक इनपुट डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मैं उसकी टाइप देता हूँ सबमिट, और मैं इसको वैल्यू पास कर देता हूँ। वैल्यू में मैं सबमिट लिखा रहने देता हूँ। अब मैं आपको ना कंट्रोल एस करके ब्राउज़र पे दोबारा दिखाता हूँ। तो ये देखें, आपको सेम सबमिट सबमिट नज़र आएंगे। इन दोनों सबमिट्स को देख के ये नहीं पता चल रहा कि इनपुट से कौन सा डिफाइन हुआ है या बटन वाला कौन सा। ही देखें, दोनों क्लिकेबल भी है। होता यह है, अगर आपने इनपुट का सबमिट यूज़ करना है ना, तो फॉर्म में भी जब आप देखेंगे उसमें एक आईडी लिखी हुई है, आईडी इज इक्वल टू माई फॉर्म। इन फॉर्म के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आपने इनपुट को ट्रैक करना है ना, तो आपने इसका रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं सेंड करना होता है, जो आपने डाटा रिसीव किया। जो कहीं ना कहीं सेंड करना है ना, वो फिर बेसिकली पीछे आ जाती है सर्वर साइड। कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आपको करनी पड़ती है। उसके लिए आप PHP, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, जो भी बैकएंड को सपोर्ट करती है लैंग्वेज, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि इनपुट अगर आपने सबमिट टाइप का यूज़ करना है ना, तो आपने फॉर्म में एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है जिसका नाम होता है एक्शन। और एक्शन में आपने एक URL पास करना होता है। और ये URL बेसिकली यहाँ पे एक PHP की कोई ना कोई फाइल होती है, जिस पे आपने कोड लिखा होता है कि आपके सबमिट के बटन प्रेस होने पे क्या होगा। और साथ आप एक मेथड का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसमें आप बताएंगे आपका मेथड क्या है, गेट होगा या पोस्ट होगा। तो ये चीज़ें मैंने इसीलिए इंक्लूड नहीं की इसमें। PHP आ जानी थी, और वो हमारा स्कोप नहीं है कि हम PHP को डिस्कस करें। तो क्योंकि JS हमने पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, तो मैंने कोड ही इस तरह से लिखा है। अभी के लिए आप लोगों को शायद जावास्क्रिप्ट का कोड बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मकसद ये है कि आपको करके दिखाने का कि अगर आप यूज़र से डाटा ले रहे हैं, तो वो आप उसको गेट भी कर सकते हैं। कि वो डाटा आपके पास आएगा, देन ही आप उस डाटा के साथ कुछ करेंगे ना। चाहे उसको आप सेव कर लें, उसको डाटाबेस में रखवाएं। जी, जावा नहीं पढ़ेंगे हम, जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जो फ्रंट एंड की और बैक एंड की लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करती है। फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए भी और बैक एंड के लिए भी, खाली जावा नहीं। तो ये, अब जावा का कोड जब आपने HTML की फाइल में लिखना है ना, तो स्क्रिप्ट का एक टैग होता है, उसके अंदर आपने सारा कोड लिखना होता है। तो ये इसी तरह देखें, फॉर्म के नीचे मेरा एक स्क्रिप्ट का टैग है, और उसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। कर क्या रहा हूँ, मैंने अपने फॉर्म को एक आईडी पास की थी, माय फॉर्म। सबसे पहले मैं इसको एक्सेस करूंगा। मैंने सम काइंड ऑफ कोड लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने फॉर्म को एक्सेस किया। उसके बाद मैंने उसमें से डाटा को एक्सेस किया, उसको एक शेप दी, और मैंने जो हमारा एफ नेम की वैल्यू थी उसको एक्सेस कर लिया। कोड समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको करके दिखाऊंगा कि मैं फॉर्म को एक्सेस कर पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनपुट को ख़त्म कर